दोस्तों मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और सच बताइएगा। अगर कल सुबह आपको कोई फोन करके कहे देखिए हमने आपको अगले 30 दिनों तक राशन खरीदने की इजाजत दे दी है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप शायद 2 सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि मजाक है या कोई पागल आदमी फोन पर आ गया। फिर आप शायद पूछेंगे भाई तू कौन होता है मुझे इजाजत देने वाला? क्योंकि अपने घर में क्या खरीदना है, किससे खरीदना है, कब खरीदना है, ये फैसला कोई पड़ोसी नहीं करता। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर यही बात किसी घर के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे देश के बारे में कही जाए, और वो देश कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों वाला भारत हो, और इजाजत देने वाला कोई पड़ोसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर महाशक्ति अमेरिका हो। क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि हम भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे रहे हैं। अब इस एक लाइन को अगर आप धीरे धीरे समझेंगे तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं लगता, ये कई लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे किसी ने हमारे आत्मसम्मान को हल्का सा छू लिया हो। क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में किसी दूसरे देश से अनुमति लेकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा? क्या 75 साल पहले मिली आजादी का मतलब यही है कि हम अपनी विदेश नीति भी किसी और के इशारे पर तय करें? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अमेरिका इतनी आत्मविश्वास भरी भाषा क्यों बोलता है? यही वो सवाल है जिससे आज की पूरी कहानी शुरू होती है। दोस्तों राजनीति में कई बार शब्द बहुत छोटी चीज लगते हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है, खासकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। जब कोई देश किसी दूसरे देश के लिए इजाजत शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं बता रहा होता, वो एक शक्ति संतुलन भी दिखा रहा होता है। यही वजह है कि जब ये बयान सामने आया तो कई भारतीयों के मन में ये सवाल उठा कि क्या अमेरिका हमें आदेश दे रहा है? क्या हमारी विदेश नीति अब वॉशिंगटन से तय होती है या फिर यह सिर्फ कूटनीति की भाषा है जिसे लोग गलत समझ रहे हैं? सच समझने के लिए हमें इस पूरे मामले की जड़ में जाना पड़ेगा, क्योंकि तेल की कहानी सिर्फ तेल की नहीं होती, ये अर्थव्यवस्था की कहानी होती है, ये युद्ध की कहानी होती है, दोस्ती और दबाव की कहानी होती है। दुनिया की राजनीति में तेल हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रहा है। अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जितने बड़े युद्ध हुए हैं उनमें से बहुत से युद्धों के पीछे ऊर्जा के संसाधन थे। तेल सिर्फ गाड़ियों को चलाने का ईंधन नहीं है, तेल पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला इंजन है। फैक्ट्रियां चलती है, जहाज चलते, हवाई जहाज उड़ते हैं, सेना की मशीनरी चलती है, सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से हर देश चाहता है कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे। अब यहाँ भारत की स्थिति समझना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन हमारी एक बड़ी कमजोरी भी है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं। यानी अगर किसी दिन दुनिया में तेल की सप्लाई अचानक कम हो जाए तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि उसे सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलता रहे। अब कहानी में रूस की एंट्री होती है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, और जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उनका मकसद साफ था, रूस की कमाई कम करना ताकि युद्ध की क्षमता कमजोर हो जाए। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद कर देते तो बाजार में सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। और जब कीमतें बढ़ती है तो सिर्फ रूस को नुकसान नहीं होता, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और यहीं पर भारत ने एक व्यवहारिक फैसला लिया। भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है तो हम क्यों ना खरीदें। भारत ने यह भी साफ किया कि हमारी विदेश नीति किसी एक ब्लॉक से नहीं चलती, हम अमेरिका से दोस्ती भी रख सकते हैं और रूस से व्यापार भी कर सकते हैं। और सच कहे तो पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से तेल खरीदकर काफी पैसा बचाया है। रूस ने भारत को कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफी कम कीमत पर तेल ऑफर किया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार रूस का तेल कई बार $20-30 प्रति बैरल तक सस्ता पड़ रहा था। जब कोई देश इतना बड़ा डिस्काउंट देता है तो कोई भी समझदार अर्थव्यवस्था उस मौके को छोड़ेगी नहीं। यही वजह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया, लेकिन इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों को थोड़ी असहजता जरूर हुई, क्योंकि उनका मकसद था रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना। अब यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एक संस्था है जिसका नाम है ओफेक, ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल। यही संस्था दुनिया भर में आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करती है। और इसी संस्था ने एक नियम जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत रूस से वही तेल खरीद सकता है जो एक निश्चित तारीख तक जहाजों पर लोड हो चुका था, और इसके लिए 3 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई। पहली नजर में एक तकनीकी नियम जैसा लगता है, लेकिन जब इस नियम के पीछे की स्थिति को देखा जाता है तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। उस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी तेल टैंकरों में भरकर समुद्र में मौजूद था और बाजार तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। अगर ये तेल बाजार में नहीं आता तो वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ सकता था, और अगर सप्लाई कम होती तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती थी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, उस समय मध्य पूर्व में भी तनाव बढ़ा हुआ था। ईरान और इजराइल के बीच टकराव की खबरें आ रही थी और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकी भी दी थी। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बहुत ऊपर जा सकती है। अमेरिका ये जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर तेल की कीमतें 100 या $120 प्रति बैरल से पार चली जाती है तो उसका सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ते राजनीतिक संकट शुरू हो जाता है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका चाहता था कि ये रूसी तेल बाजार में आता रहे ताकि कीमतें स्थिर रहे, लेकिन साथ ही वो ये संदेश भी देना चाहता था कि रूस पर उसके प्रतिबंध अभी भी लागू है।
अब यहाँ सवाल उठता है, अगर भारत पहले से रूस से तेल खरीद रहा था तो फिर अमेरिका को इजाजत देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये वही जगह है जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलता समझ आती है। कई बार देश अपने घरेलू दर्शकों के लिए एक भाषा बोलते हैं और कूटनीति में दूसरी भाषा इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका शायद ये दिखाना चाहता था कि वो वैश्विक तेल व्यापार को नियंत्रित करने की स्थिति में है, लेकिन भारत की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। भारत ने कभी आधिकारिक रूप से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। आंकड़े बताते कि भारत लगातार रूसी तेल खरीदता रहा, हालांकि मात्रा में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आया। यहाँ से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत को अमेरिका की इस भाषा का जवाब देना चाहिए था? कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के मामले में चुप्पी ठीक नहीं होती। अगर कोई देश सार्वजनिक रूप से ये कहे कि वो हमें अनुमति दे रहा है, तो हमें साफ साफ कहना चाहिए कि भारत अपनी नीतियां खुद तय करता है। लेकिन दूसरी तरफ कूटनीति का एक अलग नियम भी होता है। कई बार सरकारें सार्वजनिक बयान देने के बजाय पर्दे के पीछे बातचीत करना पसंद करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच आज रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और व्यापार के कई बड़े समझौते हैं, इसलिए हर प्रतिक्रिया बहुत सोच समझ कर दी जाती है। लेकिन इस पूरे विवाद से कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर समझ आती है। पहली बात यह है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरत होती है। अगर किसी देश के पास सस्ती और स्थिर ऊर्जा नहीं है तो उसकी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक तेजी से नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात यह कि आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह अकेला नहीं है, हर देश किसी न किसी आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा है। और तीसरी बात यह कि कूटनीतिक सिर्फ ताकत दिखाने का खेल नहीं है, यह संतुलन बनाने की कला भी है। और शायद भारत आज इसी संतुलन की नीति पर चल रहा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या अमेरिका भारत को आदेश दे रहा है या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत आज वो देश नहीं है जो कभी सिर्फ दूसरे के फैसलों को स्वीकार करता था। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, और आने वाले वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेगा, तब शायद दुनिया के बड़े देशों को भी भारत से उसी भाषा में बात करनी होगी जो बराबरी की हो। दोस्ती हो सकती है, साझेदारी हो सकती है, लेकिन सम्मान हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। और यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप यहाँ तक इस कहानी को सुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको राजनीति की गहराई समझना पसंद है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि अमेरिका की यह भाषा सही थी या भारत को इस पर ज्यादा कड़ा जवाब देना चाहिए था। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।